हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अरविंद कुमार कुशवाहा ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज ब्लॉग का दूसरा दिन है और मैं आपको हिंदी से रिलेटेड सी टेट जो 26 टारगेट है डे बाय डे का, उसमें आपको मैं हिंदी आज सॉल्व कराऊंगा। PY को देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। सिर्फ पेपर 1 पैडागॉजी की ही तैयारी चलेगी इस पे। और चैनल पे नए हैं तो लोग चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते जाइए और दोस्तों तक ज़रूर। अच्छा, 1 से 5 के लिए ये आप इधर देख सकते हैं कौन सा पेपर 2 फरवरी 23 का हल करा रहा हूँ। 2 फरवरी 23 का पेपर हल करा रहा हूँ, पेपर 1 सॉल्व हिंदी। अब देखिए, यहाँ पे पैडागॉजी केवल हल होगी इस पे और बाद में आपको वो कराया जाएगा और पद्यांश बाद में। पहले पैडागॉजी देखिए और समझिए। पहला आपका इधर ये रहा, पद्यांश में पठन के मुख्य उद्देश्य में से एक है। पठन के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। क्या उद्देश्यों में से एक है पठन के? तो ऊंचे यानी प्रवाह के साथ पढ़ना, दूसरा ऊंचे स्वर और स्पष्ट रूप से पठन, तीसरा ऑप्शन पाठ्य सामग्री में से अर्थ निकालना, चौथा ऑप्शन पठन के समय विराम चिन्हों और स्तर शैली का प्रयोग करना। तो पठन के मुख्य उद्देश्यों में से एक है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, पाठ्य सामग्री में से अर्थ निकालना। तो देखिए, इसकी व्याख्या भी दिया गया है। पठन के मुख्य उद्देश्यों में से एक है पाठ्य सामग्री में से अर्थ निकालना। पठन का एक विस्तृत प्रक्रिया है। पठन एक विस्तृत प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत केवल अक्षरों व मात्राओं को पढ़ पाना ही नहीं अपितु पढ़ पाना ही नहीं अपितु लिखी हुई पूरी सामग्री से अर्थ समझना भी शामिल है। पठन प्रक्रिया को तभी पूर्ण माना जाता है जब पाठक लिखित सामग्री का अर्थ ग्रहण कर सके। अब देखिए अगला पॉइंट 107 नंबर, सार्वभौमिक व्याकरण पदावली नाम चामस्की द्वारा दी गई है। सार्वभौमिक व्याकरण है सभी के द्वारा सर्वत्र अनुसारित बुनियादी व्याकरण सिद्धांतों का समूह है और लोगों द्वारा आसानी से पहचाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरण सिद्धांतों का समूह है। ऑप्शन नंबर 3 सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए आधारभूत अग्रवर्ती व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है। ऑप्शन नंबर 4 सार्वभौमिक रूप से माननीय कार्य अभ्यास है जिन्हें समय के साथ व्याकरण के रूप में जाना गया है। तब देखिए, सार्वभौमिक, कहीं सार्वभौमिक मिल रहा है तो हाँ, तो देखिए सार्वभौमिक क्या कहते हैं? जो सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए, सार्वभौमिक मतलब सभी, सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है। सार्वभौमिक व्याकरण सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरण सिद्धांतों का समूह है। चामस्की के अनुसार प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं या नियमों का एक अंतर्निहित एवं जन्मजात ढांचा है जिसे सार्वभौमिक व्याकरण की संज्ञा दी गई है। तो आप लोगों ने इतना देखा कि सार्वभौमिक व्याकरण पदावली नाम चामस्की द्वारा दी गई है। सार्वभौमिक व्याकरण, तो सार्वभौमिक का मतलब सभी प्राकृतिक, देखिए जहाँ पे प्राकृतिक आ जाए, भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है। व्याकरणिक। अब देखिए अगला क्या दिया गया है आपका 8वां नंबर, भाषा अध्यापक को क्या करना चाहिए? भाषा अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर पोस्टर एवं चित्र एवं अन्य प्रकार की पठन सामग्रियों का प्रदर्शन किस ऊंचाई पर करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 उन्हें सुरक्षित रखने और फटने से बचाने के लिए ऊंचाई
पर रखना चाहिए जहां शिक्षार्थी न पहुंच सके। और ऑप्शन नंबर 2, इस सुविधाजनक ऊंचाई पर होने चाहिए जहां शिक्षार्थी उन्हें छू सके और पढ़ सके। ऑप्शन नंबर 3, कक्षा के बाहर बुलेटिन बोर्ड पर लगाने चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, पुस्तकालय में लगाने चाहिए जहां शिक्षार्थी जाएं और सामग्री की खोज कर सके। तो भाषा अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर पोस्टर, चित्र एवं अन्य प्रकार की पठन सामग्रियों का प्रदर्शन किस ऊंचाई पर करने चाहिए? तो किस ऊंचाई पर करना चाहिए दोस्तों? आपको भाषा अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर पोस्टर एवं चित्र एवं अन्य प्रकार की पठन सामग्रियों का प्रदर्शन बच्चों की सुविधाजनक ऊंचाई पर करना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर 2, इस सुविधाजनक ऊंचाई पर होना चाहिए जहां शिक्षार्थी उन्हें छू सके और पढ़ सके। भाषा अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर पोस्टर, चित्र एवं अन्य प्रकार की पठन सामग्रियों का प्रदर्शन किस ऊंचाई पर करना चाहिए? इस सुविधाजनक ऊंचाई पर होने चाहिए जहां शिक्षार्थी उन्हें छू सके और पढ़ सके। अब देखिए व्याख्या क्या दिया गया है, इसका व्याख्या ही है, आप देख सकते हैं इसका व्याख्या। भाषा अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर पोस्टर, चित्र एवं अन्य प्रकार की पठन सामग्रियों का प्रदर्शन बच्चों की सुविधाजनक ऊंचाई पर करना चाहिए जहां शिक्षार्थी उन्हें छू सके और पढ़ सके, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चे छोटे होते हैं और उन्हें चित्रों पर उंगली लगाकर पढ़ने की आदत होती है। प्रिंट या चित्र देखकर बच्चे आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 8वें नंबर का ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए 9वें नंबर का बुनियादी साक्षरता एवं गणित। बुनियादी साक्षरता एवं गणित एफएलएन मिशन सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? बुनियादी साक्षरता एवं गणित एफएलएन मिशन क्रियान्वित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर 1, पूर्व विद्यालय से अंग्रेजी भाषा लागू करना, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, नियमित रूप से कक्षा परीक्षण आयोजित कर आकलन को बाल मित्रवत बनाना। ऑप्शन नंबर 3, उन भाषाओं का प्रयोग करना जिनसे शिक्षार्थी परिचित हैं। ऑप्शन नंबर 4, निर्देश का माध्यम बदलकर अंग्रेजी कर, ऐसा नहीं है। उन भाषाओं का प्रयोग करना जिनसे शिक्षार्थी परिचित हैं, यानी मातृभाषा। बुनियादी साक्षरता एवं गणित एफएलएन मिशन सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? उन भाषाओं का प्रयोग करना जिनसे शिक्षार्थी परिचित हैं। क्या करेंगे? जिनसे शिक्षार्थी परिचित हैं। अब देखिए इसका आपका पूरा व्याख्या। बुनियादी साक्षरता एवं गणित एफएलएन मिशन सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए उन भाषाओं का प्रयोग करना आवश्यक है जिनसे शिक्षार्थी परिचित हैं। बुनियादी साक्षरता एवं गणित मिशन एफएलएन बच्चों की शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करने और दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन एफएलएन आरंभ किया है। इस कोर्स में दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। अब देखिए आपका अगला पॉइंट 110 नंबर। गीतिका बिहार में रहती थी और वह अपने माता पिता के साथ दिल्ली आई और आपकी कक्षा में पढ़ने लगी। कहाँ रहती थी? बिहार रहती थी। वह अपने माता पिता के साथ दिल्ली आई और आपकी कक्षा में पढ़ने लगी। वह मैथिली भाषा में बोलती है। आप उस ऑप्शन नंबर 1, उससे सहपाठियों के साथ घुलने मिलने के लिए कहेंगे और अब तक जो काम कक्षा में हुए उन्हें जानने के लिए, ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, आप उससे अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे, उसकी मैथिली भाषा को स्वीकृत करेंगे जिससे कि वह नई स्थिति में सहज महसूस करे। ऑप्शन नंबर 3, आप उससे विद्यालय की माध्यम भाषा हिंदी में बात करेंगे जिससे वह जल्दी से जल्दी हिंदी सीख ले।
आपको हिंदी नहीं सिखाना है, क्योंकि उसकी मातृभाषा क्या है, मैथिली, वह मैथिली बोलती है। तो देखिए अब ऑप्शन नंबर क्या देखेंगे, आप उसे हिंदी लेखन के बहुत से अभ्यास कार्य देंगे क्योंकि उसे हिंदी सीखनी है। तो गीतिका बिहार में रहती थी, वह अपने माता पिता के साथ दिल्ली आई और आपकी कक्षा में पढ़ने लगी और वह मैथिली भाषा बोलती है, आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका देखिए सही ऑप्शन है। आप उससे अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे, उसकी मैथिली भाषा को स्वीकृत करेंगे जिससे कि वह नई स्थिति में सहज महसूस करें। गीतिका बिहार में, गीतिका कहाँ रहती है, बिहार में रहती है, गीतिका बिहार में रहती थी। अब वह अपने माता पिता के साथ दिल्ली आई, कहाँ आई, दिल्ली आई और आपकी कक्षा में अचानक आपकी कक्षा में वह क्या करने लगी, पढ़ने लगी। वह मैथिली भाषा बोलती थी। आप एक शिक्षक होने के नाते आप उससे अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे, उसकी मैथिली भाषा को स्वीकृत करेंगे जिससे कि वह नई स्थिति में सहज महसूस करें। ऐसा करने से उसका भय समाप्त हो जाएगा और बेझिझक अभिव्यक्ति करने में समर्थ हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसका व्याख्या ये होगा। और देखिए अगला पॉइंट क्या होगा, उससे क्या कहेंगे कि अनौपचारिक रूप से बात करेंगे और बेझिझक वह क्या हो जाएगी, आपसे अभिव्यक्त करने में समर्थ हो जाएगी। अब देखिए आपका रहा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट में तो 11 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो में नहीं रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 चित्रकारी कार्यपत्रक, 2 ऑप्शन नंबर 3 कक्षा में हुई चर्चा फोटोग्राफ, ऑप्शन नंबर 3 होगी यहाँ पे कक्षा में हुई चर्चा। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो में नहीं रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 कक्षा में हुई चर्चा। दिए गए विकल्पों में से कक्षा में हुई चर्चा को पोर्टफोलियो में नहीं रखा जा सकता है। पोर्टफोलियो एक प्रकार का रिपोर्ट कार्ड या फाइल होता है जिसमें विद्यार्थियों की शैक्षिक और गैर शैक्षिक सभी तरह की जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से एकत्रित करके रखा जाता है। विद्यार्थी की उपलब्धियों और कमियों का रिकॉर्ड पोर्टफोलियो के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत, पोर्टफोलियो के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो में नहीं रखा जाता है, कक्षा में हुई चर्चा। अब अगला ऑप्शन देखिए, एक अच्छे डैश में सभी वाक्य मुख्य विचार बिंदु थीम को सुधारने, एक अच्छे डैश में सभी वाक्य मुख्य विचार बिंदु यानी थीम को उभारने में मिलकर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर 2 प्रारूप, ऑप्शन नंबर 3 पैराफ्रेज, ऑप्शन नंबर 4 कौन सा संपादन। तो देखिए इसमें क्या होगा, अनुच्छेद। एक अच्छे डैश में सभी वाक्य मुख्य विचार बिंदु थीम को उभारने में मिलकर कार्य करते हैं, क्या, अनुच्छेद। अब देखिए व्याख्या में दिया गया है अनुच्छेद क्या होता है। एक अच्छे अनुच्छेद में सभी वाक्य मुख्य विचार बिंदु थीम को उभारने में मिलकर कार्य करते हैं। किसी भी शब्द वाक्य सूत्र से संबंध विचार एवं भाव को अपने अर्जित ज्ञान निजी अनुभूति से संजोकर प्रवाहमयी शैली के माध्यम से गद्य भाषा में अभिव्यक्ति करना अनुच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुच्छेद कहलाता है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या होगा, 113 नंबर। बीच बीच में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अब देखिए पठन का कौन सा तरीका पंक्ति दर पंक्ति से संकेत देता है। पठन का कौन सा तरीका पंक्ति दर पंक्ति से संकेत देता है। पहला विस्तृत पठन, दूसरा सस्वर पठन, तीसरा गहन पठन, चौथा निर्देशित पठन। तो कौन सा देता है, पठन का कौन सा तरीका पंक्ति दर
पंक्ति दर पंक्ति से संकेत देता है तो गहन पठन। ऑप्शन नंबर 3 कौन सा? गहन पठन पंक्ति दर पंक्ति से संकेत देता है। व्याख्या 3 पठन कौशल में गहन पठन का तरीका पंक्ति दर पंक्ति संकेत देता है। पठन कौशल के चार प्रकार हैं। सस्वर पठन, दूसरा मौन पठन, तीसरा गहन पठन, चौथा व्यापक पठन। इनमें से गहन पठन का अर्थ होता है गहनता से पढ़ना। यह तरीका ही पंक्ति दर पंक्ति से गहन पठन की ओर संकेत देता है। गहन पठन अभिव्यक्ति की प्रक्रिया, अर्थ, व्याकरण का विशद विवरण आदि के लिए क्या करता है? ध्यान मुक्त सचेत पठन है। कैसा है? ध्यान मुक्त सचेत पठन है। इसमें छात्र वर्णों, शब्दों एवं वाक्यों तक ही अलग ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, वरना पठित समग्र भाषा का सामग्री का समीक्षात्मक पठन करते हैं। गहन पठन छात्रों में लिखित अथवा मुद्रित सामग्री को शुद्धता से पढ़ने एवं पूर्ण अवबोध के कौशल का विकास करने से संबंधित है। अब देखिए अगला पॉइंट, कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश। अब अगला पॉइंट क्या है? कक्षा में मुद्रित लगा। कक्षा में मुद्रित परिवेश को किस रूप से वर्णित किया जा सकता है? मुद्रित परिवेश को किस रूप से वर्णित? ऑप्शन नंबर 1 कक्षा में मुद्रित परिवेश को किस रूप से वर्णित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 एक खेल कक्ष के रूप में जिसमें कई झुनझुने व खिलौने हैं। ऑप्शन नंबर 2 कक्षा में पठन कोना। ऑप्शन नंबर 3 कक्षा में प्रदर्शित बच्चों का कार्य, चार्ट, पोस्टर, कविताएं आदि। ऑप्शन नंबर 4 कक्षा में ऐसे स्थान जहां विद्यार्थियों की कॉपियां, प्रदत्त कार्य और गृह कार्य रखा जा सके। कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश। मुद्रित समृद्ध का मतलब जैसे कि विद्यालय में आपका चित्र है लगा, उससे बच्चे जो है सीख कर कुछ करें। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कक्षा में प्रदर्शित बच्चों का कार्य, चार्ट, पोस्टर, कविताएं आदि। कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश को कक्षा में प्रदर्शित बच्चों का कार्य, पोस्टर, चार्ट, कविताएं आदि रूप में वर्णित किया जा सकता है। मुद्रित समृद्ध परिवेश बच्चों की समझ को शब्दों और वाक्यांशों की रचना के संबंध में विस्तार देता है। यह बच्चों में अभिव्यक्ति, रचनात्मकता, सृजनात्मकता तथा कल्पनाशील को प्रोत्साहन देता है तथा बच्चों में भाषा ज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करता है, जिससे बच्चे सक्रिय होकर भाषा सीखते हैं। कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश को किस प्रकार से वर्णित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 3 कक्षा में प्रदर्शित बच्चों का चार्ट, पोस्टर, कविताएं आदि। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है? आपका 115 नंबर पॉइंट क्या है? यहाँ पे दिया गया है
चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। भाषा अधिगम में संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये विद्यार्थियों को व्याकरण नियम सीखने में सहायता करता है। दूसरा, किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में सहायता करता है। तीसरा, पाठ्य पुस्तक के पठन में सहायता करता है। चौथा, कविता और कल्पना परक कहानियाँ लिखने में सहायता करता है। भाषा अधिगम में संदर्भ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये विद्यार्थियों को, ऑप्शन नंबर 2, किसी शब्द विशेष अर्थ समझने में सहायता करता है। भाषा अधिगम में संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये विद्यार्थियों को किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में सहायता करता है। भाषा अधिगम का दार्शनिक आधार एक नियमबद्ध प्रक्रिया होती है। इस आधार में जब बालक को किसी भाषा का ज्ञान दिया जाता है तो भाषा के व्याकरणिक नियमों का प्रयोग किया जाता है। यानी भाषा अधिगम में संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण होता है, भूमिका निभाता है, क्योंकि ये विद्यार्थियों को, ऑप्शन नंबर 2, किसी शब्द विशेष अर्थ समझने में सहायता करता। अब देखिए 116 नंबर का, भाषा के बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों को समझने में सहायता। ऑप्शन नंबर 2, अध्यापकों के लिए बच्चों की मातृभाषा अवधारणाएं आसान, क्योंकि यह भाषा के बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का माध्यम बच्चों में की मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि यह दूसरे के विषयों को समझने में सहायता करता है। मातृभाषा यही है, ऑप्शन नंबर 1। यह दूसरे विषयों को समझाने में सहायता करता है। भाषा बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का आरंभ का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। इसकी व्याख्या क्या है? इसकी व्याख्या ये है, आपके सामने है। भाषा के बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि यह दूसरे विषयों को समझने में सहायता करती है। मातृभाषा से बच्चों का परिचय घर और परिवेश से ही शुरू हो जाता है। इस भाषा की जानकारी के साथ ही बच्चे विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। यदि उनकी इस क्षमता का प्रयोग पढ़ाई के माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव करके किया जाए तो इससे बच्चों में आत्मविश्वास की भावना जागृत होगी। यह भाषा उनके अधिगम को सरल बनाएगी, जिससे बच्चों का बौद्धिक विकास अच्छा होगा। इसलिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? मातृभाषा होना चाहिए। भाषा के बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि यह दूसरे भाषा यानी विषयों को समझने में सहायता करता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर 2 मदद सहारा देना, ऑप्शन नंबर 3 निकटत्व विकास का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 4 भाषा अर्जन उपकरण। तो निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? भाषा अर्जन उपकरण।
ऑप्शन नंबर 4 नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 भाषा अर्जनोपकरण पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं, सामाजिक अंतर किया मदद सहारा निकट स्वीकार वाइगोत्स्की सामाजिक सिद्धांत से संबंधित हैं। वाइगोत्स्की बालक के भाषा यानी संज्ञानात्मक विकास वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास के में सामाजिक अंतःक्रिया भाषा संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। अब देखिए ध्वनि ग्रामिक स्वनिम जागरूकता किससे संबंधित है? ध्वनि ग्रामिक जागरूकता किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 ध्वनि ग्राम और चित्तग्राम का मध्य संबंध स्थापित करने की योग्यता। दूसरा बोले जा रहे शब्दों में स्वनिम को पहचानने और प्रयोग करने की योग्यता। तीसरा सटीकता और प्रवाह के साथ शब्दों को पढ़ना, सही वर्तनी के साथ लिखना। ध्वनि ग्रामिक स्वनिम जागरूकता किससे संबंधित है? तो ध्वनि ग्रामिक ऑप्शन नंबर 1 ध्वनि ग्रामिक और चित्रग्राम के मध्य संबंध स्थापित करने की योग्यता। ध्वनि ग्रामिक स्वनिम जागरूकता ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के मध्य संबंध स्थापित करने की योग्यता से संबंधित है। स्वनिम भाषा की ऐसी लघुत्तम इकाई है जिससे किसी भाषा विशेष के नियमों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों चैनल अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे ही वीडियो आएगी। धन्यवाद, जय हिंद।